प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2012 के हिंदी विषय में पूछे गए 120 प्रश्नों को हल करेंगे। मित्रों, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से गलत युग्म है। बताइए कौन सा इसमें गलत युग्म है। तो उन्मुख का होता है विमुख, ये तो सही है। रित का अनरित, ये भी सही है। मंद का दूत, ये भी सही है। गत का अनागत, ये चारों विकल्प सही हैं, इसमें गलत कोई नहीं है, इसलिए आयोग ने इसे स्टार दिया था। प्रश्न नंबर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। बताइए, जो नकारात्मक प्रश्न होते हैं उसे नहीं को जरूर आप गोला कर लें। कौन सा नहीं है सही, तो इसमें अहिल्या नहीं, एक गलत है, ये अहल्या होता है, अहल्या होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। बताइए कि इसमें कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। तो ये आद्र जो है गलत है, आद्र ऐसे लिखा जाएगा आद्र, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। बताइए इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है। इसमें हिरण्यकशिपु, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ही शुद्ध है। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, नीलकमल। बताइए नीलकमल में समास है, कौन सी समास है। तो नीला है जो कमल, अर्थात विशेषण विशेष है, इसमें कर्मधारय समास होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 का कह रहा है, चलना खाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। बताइए चलना खाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो संज्ञार्थक क्रियाएं हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, किस शब्द का अर्थ सूर्य है। बताइए किसका अर्थ सूर्य है। तो जो तरण होता है, जो ऋणी में छोटी की मात्रा होती है, यही इसकी का अर्थ सूर्य होता है। ये जो तरणी होता है इसका अर्थ नाव होता है, नौका। ये तरुणी का अर्थ स्त्री होता है और तटनी का अर्थ नदी होता है। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, हाटक शब्द का पर्याय है। हाटक शब्द का पर्याय क्या होगा। तो हाटक शब्द का होता है पर्याय स्वर्ण होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, ऊपर की ओर उछाला गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए ऊपर की ओर जो उछाला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उच्छिप्त कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कुलीन, इसमें देखिए कुल मूल शब्द है, इन प्रत्यय है, इसमें कुलीन में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। स्वयंभूदय शब्द में कौन सी संधि है। बताइए स्वयंभूदय में कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे बनेगा, स्वयंभू प्लस उदय से स्वयंभूदय बनेगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। गणेश का परिभाषी शब्द बताइए, गणेश का परिभाषी शब्द कौन सा होगा। तो विनायक होता है, गणेश का अर्थ होता है विनायक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कृतियों में से कालिदास विरचित कृति है। बताइए कालिदास की कौन सी कृति है। तो कालिदास की कृति है मेघदूतम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कादम्बरी बाण भट्ट की है, गीत गोविंद जयदेव की है, स्वप्नवास दत्तम भास की है। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द है। बताइए कृत्रिम का विलोम क्या होगा।
तो प्राकृतिक होता है। डी ऑप्शन सही होगा। कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, कहता है बनावटी, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। 14 15 क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भास रचित नहीं है, बताइए कौन सी भास की रचना नहीं है। तो महाभाषम भास की रचना नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 16। प्रश्न 16 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दंडी रचित है, बताइए दंडी की कौन सी रचना है। तो काव्यादर्श दंडी की रचना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों यहाँ जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2012 का पेपर है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें, जो आपको जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी में मजबूती प्रदान करेगा। कादम्बरी, कादम्बरी के रचयिता का नाम बताइए। तो कादम्बरी के रचयिता का नाम है बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 18। भामा आचार है, बताइए भामा कैसे आचार हैं। तो भामा अलंकारवादी आचार माने जाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 का कह रहा है किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं। जो संस्कृत के जो कवि हैं उनको आप जरूर उनकी रचनाएं याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक एलटी एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवी, भारवी की रचना किरातार्जुनीयम है। मित्रों मेरा संस्कृत का रचना से एक वीडियो है पढ़ी हुई, उसमें से जरूर आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में भभूति की रचना है, भभूति की कौन सी रचना है। तो उत्तर रामचरितम भभूति की रचना ए, जो करुण रस के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, करुण रस के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का कह रहा है निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, बताइए। तो मालती माधव किसकी रचना है, भभूति की रचना है। भभूति की रचना है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, राजशेखर की रचना है। प्रसन्न राघव किसकी रचना है, जयदेव की रचना है। और विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। इस पर कौन सा कूट होगा, ए का ब देखिए किसमें है, 21 का। तो ए का ब किसमें है, तो ए का ब और बी का द, देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 22। जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है, बताइए। जगत ये किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का रूप है, एक वचन का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, नयतत्व में संधि विच्छेद होगा, बताइए। नयतत्व का संधि विच्छेद का होगा, न प्लस एतत् होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है, द अप का संधि होगी, बताइए द अप का कौन सी संधि होगी। तो इनमें से कोई नहीं संधि होगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द अप का इसे लिखा जाता है, द अप की संधि होगी दो अ पी। प्रश्न नंबर 25। गुरुवाज्ञा शब्द में संधि है, बताइए गुरुवाज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, बताइए व्यंजन संधि किसमें है। तो सज्जन में व्यंजन संधि है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद होता है सत प्लस जन मिलकर सज्जन होता है। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है, बताइए कौन सा संधि विच्छेद गलत है। तो भाव प्लस उका, यही संधि विच्छेद गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 28। पर धनुपकार, परोपकार शब्द में संधि नियम है, बताइए कौन सी संधि का नियम है। तो ये पर अ का उ बन गया है, तो गुण संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 29। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास, बताइए द्वंद्व समास किसमें है। तो दधि घृतम, दही और घी, इसका अर्थ होता है दही और घी, द्वंद्व समास का उदाहरण है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर चलते हैं 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों में समास और उसके उदाहरण का गलत युग्म कौन सा है, बताइए। समास और उनके उदाहरण दिया गया है। उपकृष्णम, उपकृष्णम तत्पुरुष समास, यही गलत हो जाएगा। कौन सी समास है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। महादेव कर्मधारय समास है, पुष्पधनवा बहुव्रीहि समास है, सुखभगः द्वंद्व समास है। सभी सही हैं, ए ऑप्शन गलत है। प्रश्न में चलते हैं 31। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। कौन सी समास होती है जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, तो बहुव्रीहि समास होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहा है, आत्मन शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा, बताइए कौन सा होगा, तो आत्मना होगा, तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 33। पाश्चात्य पा धातु के किस लकार का रूप है, बताइए। किस धातु का रूप है 33 का, तो लिट लकार का रूप है पाश्चात्य, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 34। मित्रों ये LTGIC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न सभी पूछे गए हैं, आप जरूर इसे कंठस्थ कर लें। अस्था धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप होगा, बताइए कौन सा होगा, तो त्रिष्ठत्व होगा लोट लकार में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 35। प्रश्न नंबर 35 क्या कर रहा है, गम धातु का अगच्छाव रूप किस लकार में होता है, देखिए भूतकाल में होता है, तो इसे भूतकाल को लंग लकार कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से धातु एवं प्रत्येक योग से बना गलत शब्द है, बताइए इसमें कौन सा गलत शब्द है, तो पठ प्रस्तव्यत, पठतव्य, यही गलत है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पठतव्य हो जाएगा, पठितव्य, पठितव्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37। बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप होगा, बताइए कौन सा रूप होगा, तो बाल का नाम होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल का नाम। प्रश्न नंबर 38। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही संस्कृत अनुवाद होगा, बताइए कौन सा अनुवाद सही होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिशु मोदकाय रोदीति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 39। हरि शब्द को किस विभक्ति और किस वचन का रूप हरिणाम होगा, बताइए किस विभक्ति का रूप होगा, षष्ठी बहुवचन का रूप होगा हरिणाम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश है, देखिए रामचंद्रिका के जो अध्याय है उसे प्रकाश कहा जाता है, इसमें 39 प्रकाश हैं, कितने 39 प्रकाश, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्रिका किसकी रचना है, बताइए, केशव दास की रचना है। क्षयवादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, बताइए क्षयवादी काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, तो इतवृत्तात्मकता ये क्षयवादी काल की प्रवृत्ति नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस काल की है, तो द्विवेदी युग की विशेषता है। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या कर रहा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नामकरण किया, बताइए किसने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, तो राहुल सकितायन ने कहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 43। प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है, किस साहित्य इतिहास लेखक के काल विभाजन में कवियों के नाम सर्वाधिक उपयोग किया है, बताइए किसके इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक कवियों का नाम उल्लेख किया है, तो मिश्रबंधु ने किया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने, तो लगभग 5000 कवि हैं मिश्रबंधु विनोद में। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या कर रहा है, शिव सिंह सेगर ने हिंदी कवियों को वृत्त संग्रह किस वर्ष में प्रस्तुत किया, बताइए शिव सेगर का जो ग्रंथ है कब प्रकाशित हुआ, तो 1883 में प्रकाशित हुआ, उसका क्या नाम है, शिव सेगर के जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज ग्रंथ का नाम है, जो 1883 में प्रकाशित हुआ। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास साल भसूर की रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
मित्रों प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। संतन को कहाँ से करी सो काम, यह कवि की काव्य पंक्ति है। बताइए किस कवि की पंक्ति है। संतन को कहाँ से करी सो काम, तो कुंभन दास की पंक्ति है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 47। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यहूँ तथ कथो गिरानी। उपयुक्त उदाहरणों में कौन सा दर्शन है, तो अद्वैत दर्शन है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर अद्वैत के लिए जाने जाते हैं। बैराग संदीपनी किसकी रचना है, बताइए। बैराग संदीपनी किसकी रचना है, तो बैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49। निम्नलिखित में से किसका संबंध राम का परंपरा से है, बताइए। जो राम का परंपरा से किसका संबंध है, प्राणचंद चौहान का संबंध। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका कौन सी रचना है, रामायण महानाटक। काव्य निर्णय किसकी रचना है, बताइए। काव्य निर्णय, तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेमिनाथ फागु किस कवि की रचना है, तो नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तार सप्तक में निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं है, बताइए कौन से कवि तार सप्तक में नहीं है, तो रघुवीर सहाय तार सप्तक में नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 53। शंभु की कृति का नाम बताइए। शंभु ने कौन सी रचना की है, पौंचर्यु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अपभ्रंश भाषा में लिखा राम काव्य। कैसा काव्य है, राम काव्य है। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। प्रश्न में चलते हैं 54। प्रश्न 54 क्या कह रहा है, बैरवे नायिका भेद किस कवि की रचना है, बताइए। बैरवे नायिका भेद, तो रहीम की रचना है। बैरवे नायिका भेद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 55। गोदान उपन्यास का रचना काल है, बताइए। गोदान उपन्यास कब लिखा गया, तो 1936 ईस्वी में लिखा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने लिखा है, प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रश्न नंबर चलते हैं 56। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य रचना, बताइए। कौन सी काव्य रचना जो है साहित्य अकादमी मिला है कैलाश वाजपेयी को, हवा में हस्ताक्षर पे साहित्य अकादमी मिला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 54। प्रपत्तिवाद का एक अन्य नाम है, बताइए। प्रपत्तिवाद का अन्य नाम से क्या जानते हैं, तो नकेनवाद से जाना जाता है। इसमें बिहार के 3 भाई थे जो प्रपत्तिवाद के जनक माने जाते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से क्रमशः निराला जी की इन रचनाओं का सही वर्ग है, बताइए। निराला की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है, तो सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास कुकुरमुत्ता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, बताइए। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवदास सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह मार्क्सवादी आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 60। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है किसका, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह कथन बताइए किसका है, तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यही बहुत बार पूछ लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद की कथन है। प्रश्न नंबर सी। प्रश्न नंबर 61। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी की ज्योति विहंग किस कवि की काव्य आलोचना संबंधित है, बताइए। ज्योति विहंग है किसकी काव्य आलोचना संबंधित है, तो सुमित्रानंदन पंत के काव्य आलोचना से संबंधित है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने लिखा था। लोहे के पंख उपन्यास के लेखक, बताइए। लोहे के पंख उपन्यास के लेखक कौन है, तो हिमांशु श्रीवास्तव हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63। खुले गगन के सितारे उपन्यास की लेखिका है, बताइए। खुले गगन के सितारे उपन्यास की लेखिका कौन है, तो मधु काकरिया है। कौन है, मधु काकरिया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64। मित्रों यह प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं।
छायावाद का पतन, बताइए छायावाद का पतन समीक्षात्मक कृति के लेखक कौन है? तो देवराज हैं, डॉक्टर देवराज की कृति है छायावाद का पतन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 65। कौन सी कृति मेहरुनिशा परवेज की है? बताइए कौन सी कृति इसमें से मेहरुनिशा परवेज की है? तो फाल्गुनी मेहरुनिशा परवेज की कृति है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 क्या कर रहा है? निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए सुमेलित करना है युग संधियों पर। युग संधियों पर किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। वाद विवाद संवाद किसका है? नामवर सिंह का है। विराम चिन्ह किसकी है? रामविलास शर्मा के। सभ्यता किसका है? धर्मवीर भारती का। ये 66 का कौन सा होगा कूट? तो 66 का कूट कौन सा होगा बताइए? डी वाला होगा। कौन सा होगा? क का स। डी वाला होगा, क का है स में, यही सही होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 67। प्रश्न नंबर 67 क्या कर रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक, बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 चलते हैं। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, तो मैं मार्क्स को भी आलोचनात्मक नज़रिए से देखता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि मार्क्स कोई गलती नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? मार्क्सवाद सिखाता है हर चीज़ पर डाउट करो, यह किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा का कथन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो ये किस रचना से ली गई हैं? तो प्री प्रवार से। बी ऑप्शन से हो जाएगा। दिवस का अवसान समीप था, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, हर परीक्षा में पूछी जाती है अक्सर। बेगाने घर में उपन्यास लेखिका है, बताइए इसका उपन्यास बेगाने घर में? तो मंजुल भगत का उपन्यास है बेगाने घर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 71। किस उपन्यास का कथानक का संबंध उपनिषद युग से है? बताइए इसका उपनिषद से संबंध है? तो अनाम दास का पोथा का संबंध जो है उपनिषद से है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी उपन्यास हैं। महादेवी वर्मा की किस रचना में स्त्री विमर्श है? बताइए कौन सी उनकी रचना जो स्त्री विमर्श से संबंधित है? श्रृंखला की कड़ियाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की ये स्त्री विमर्श से संबंधित है। नव भारत टाइम्स के संपादक का नाम था, बताइए नव भारत टाइम्स के संपादक कौन है? तो सत्यदेव विद्यालंकार हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 क्या कर रहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे, कब से कब तक रहे थे? बताइए तो सन 1903 से 1921 तक रहे थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75। मित्रों प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। ये जीआईसी प्रवक्ता का पेपर 2012 का है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। सिंदूर की होली नाट्य कृति के लेखक, बताइए सिंदूर की होली किसकी नाटक है? तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी लक्ष्मी नारायण लाल दे करके आपको भ्रमित करता है, तो लाल नहीं रहेगा, मिश्र रहेगा। अजय की डायरी प्रश्न नंबर 76। अजय की डायरी किस विधा की रचना है? बताइए तो अजय की डायरी, देखिए डायरी लिखा है, इससे आप भ्रम न हो, तो ये उपन्यास है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करें क्योंकि डायरी लगा है इसलिए आपको भ्रमित करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 क्या कर रहा है? निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में दिए गए तथ्यों में से असत्य विकल्प है, बताइए एक असत्य विकल्प है। कौन सा असत्य विकल्प है? विशाल भारत मासिक पत्र माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन काल में कलकत्ता से प्रकाशित, यही गलत है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी इसके नहीं थे, ये बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है?
केंद्रीय हिंदी निर्देशालय से सन 1961 ईस्वी में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? बताइए। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय से कब? 1961 ईस्वी में। कौन त्रैमासिक पत्रिका निकलती थी? कौन सी पत्रिका थी? तो भाषा नाम से निकलती थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 79। प्रश्न नंबर 79 का है भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है। बताइए। भारत बंधु पत्र कौन निकालते थे? तो बाबू तोताराम निकालते थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 80। प्रश्न नंबर 80 क्या कर रहा है? कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? बताइए। कवि वचन सुधा पत्रिका कौन संपादक है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। कब निकलती थी? तो 1868 ईस्वी में निकलती थी। साधारणीकरण की उद्भावना किसने की है? बताइए। साधारणीकरण की उद्भावना किसने की है? तो भट्टनायक का साधारणीकरण का सिद्धांत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 82। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? कि अंबर पनघट के बीच में योजक चिन्ह है। जो दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है उसमें रूपक अलंकार होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83। आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित काव्य लक्षण है। बताइए इसमें कौन सा काव्य लक्षण है? तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापी। ये मम्मट का काव्य लक्षण है। देखिए शब्दार्थों सहित तो काव्यम भामह का है। रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका है? पंडित जगन्नाथ का है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। इसे याद कर ले, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी चारों परिभाषाएं। प्रश्न नंबर 84 क्या कर रहा है? देखिए किस विकल्प में दोहा संध का लक्षण? बताइए किसमें दोहा संध का लक्षण है? तो 13 और 11 की अति होती है दोहा में, कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसमें देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 85। पीपर पात सरिस मंडोला। इस उदाहरण में पीपर पात क्या है? बताइए पीपर पात क्या है? तो पीपर पात जो है क्या है? तो उपमान है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें उपमेय कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो मन हो जाएगा उपमेय। वाचक शब्द कौन हो जाएगा? सरिस हो जाएगा। और डोला क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। बड़े नहुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 87। क्या कर रहा है? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। इस उदाहरण में कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत रस है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 88। निरख सखिए खंजन आए फेरे मेरे ऊन रंजन ने नयन इधर मन भाए। इसमें कौन सा बताइए क्या होगा? तो 88 का तो कौन सा गुण है? तो देखिए रंजन का जब बात होता है तो माधुर गुण होता है, क्योंकि एक प्रेमिका कह रही है अपने पति के लिए। 89। आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट का प्रयोजनों में किसका समावेश नहीं है? तो मम्मट ने कौन सा का प्रयोजन नहीं दिया है? तो अध्यात्म का नहीं दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 क्या कर रहा है? दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? बताइए। दोहा और रोला जब मिला देंगे तो कौन सा बन जाएगा? कुंडलियां छंद बनता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राओं के साथ द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के अंत में जगण ISI हो उसे कहते हैं। बताइए। लघु गुरु लघु हो उसमें क्या कहते हैं? देखिए 12 + 7 को मिलाकर कुछ 19 मात्राओं का कौन सा छंद बनता है? तो
भैरवी छंद बनता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92 क्या कह रहा है? कोटि मनोज जलावन हारे, सुमुख कहूँ को आहि तुम्हारे। इस उद्धरण में कौन सा काव्य गुण है? तो माधुर काव्य गुण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93, मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। साक्षी है गिर धवल हिमांचल, इस उद्धरण में कौन सा काव्य दोष है? तो अधिक पदत्व दोष है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, फूलहि फलहि न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस छंद को कवित्त कहते हैं? बताइए, किस छंद को कवित्त कहा जाता है? तो घनाक्षरी छंद को कवित्त कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, संचारी भावों की संख्या कितनी है? बताइए। तो संचारी भावों की संख्या 33 माना है। कितनी है? 33। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 97, 97 का क्या कर रहा है? मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बताइए, मालवी किस उपभाषा की बोली है? तो ये राजस्थानी उपभाषा की बोली है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सी बोली ओकार बहुला बोली जाती है? बताइए, कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? इसमें ओकार बहुला नहीं है। इसमें कौन नहीं है? खड़ी बोली जो है ओकार बहुला नहीं है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली ओकार बहुला बोली है। जिसके अंत में वो आता है वो ओकार बहुला बोली मानी जाती है। हिंदी की ओकार बहुला बोली है। बताइए, कौन सी ओकार बहुला बोली है? ब्रजभाषा है। आयो गयो खायो पायो ये सभी ब्रजभाषा की बोली है। प्रश्न नंबर 100, पूर्वी हिंदी की बोली है। बताइए, पूर्वी हिंदी की कौन सी इसमें बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 101, मित्रों प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? आप इसे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। बिहारी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? बताइए, किससे माना जाता है? तो बिहारी हिंदी का विकास तो मागधी और भ्रंश से माना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? मागधी, मगही और भोजपुरी। 102, 102 क्या है? ग्वालियर भोपाल क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? बताइए, ग्वालियर में और भोपाल में। देखिए, ग्वालियर की रहने वाली थी झांसी ना, झांसी की रानी। तो उसका कविता है बुंदेले हर भोलो की हमने सुनी कहानी। तो बुंदेली भोसी बोली कहाँ की है? ग्वालियर और भोपाल की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 103, हतो हुतो किस बोली की भूतकालिक सहायक क्रियाएं हैं? देखिए, मैं बताया था कि जिस बोली के अंत में ओ लगा होता है वो उकार बहुला मानी जाती है, जो ब्रज भाषा से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी की तालब ध्वनियाँ है। बताइए, कौन सी इसमें तालब ध्वनियाँ हैं? तो च छ ज झ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तालब ध्वनियाँ हैं। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द है। बताइए, कौन सा इसमें फारसी भाषा का शब्द है? अंगूर फारसी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 106, मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? बताइए, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो त ध्वनि जो है अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होते हैं। प्रश्न नंबर 107, 107 क्या कर रहा है? हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। बताइए, इसमें स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, दंत व्यंजन हो। इसमें कौन है? थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 108, प्रश्न नंबर 108 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए, कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? तो कटाह जो है तत्सम शब्द है। कंघी का होता है कंकटी, ओठ का होता है ओष्ठ, इच्छु का तो अच्छी होता है। 109,
109 का क्या होगा बताइए, किस शब्द में अयादी संधि है? बताइए अयादी संधि किसमें है? तो नाविका जो है अयादी संधि है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताइए इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्या और किससे लगाकर जब उत्तर मिल जाता है तो वही सकर्मक क्रिया आती है। देखिए सीमा खाना खा रही है, सीमा क्या खा रही है? खाना खा रही है, तो यही सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 मित्रों ये सभी जीआईसी प्रवक्ता का पेपर 2012 का है, आप इसे पूरी तरह से याद करें। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो इसमें बताइए, तो उसका मकान बहुत बड़ा, यही शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दही पुल्लिंग सब होता है, इसे खट्टी नहीं रहेगा, यहाँ खट्टा रहेगा। क्या रहेगा? खट्टा रहेगा। यह रुमाल अच्छी नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि रुमाल पुल्लिंग है तो यहाँ अच्छा रहेगा। और अनेक हाथी जा रहे हैं, हाथी जो पुल्लिंग शब्द है तो जा रहे हैं, रही नहीं रहेगा। बी ए ऑप्शन सही है, ये 111 का। चलते हैं 112 क्या कर रहा है? किस शब्द में यण संधि है? बताइए किस शब्द में यण संधि है? तो गुरोदार्य में यण संधि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु प्लस औदार्य मिलकर गुरोदार्य बनता है। प्रश्न नंबर 113 अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताइए। तो अनु प्लस एषण मिलकर अन्वेषण बनता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? बताइए अव्ययी भाव समास किसमें है? तो परोक्ष में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर चलते हैं 115 क्या कह रहा है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? बताइए किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मुनि श्रेष्ठ, अर्थात मुनियों में जो श्रेष्ठ हो, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 116 मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? बताइए किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, संप्रदान कारक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 किस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त है? बताइए किस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त है? तो मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया, इसी में दो कर्म प्रयुक्त है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों अगर आप एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उसको जरूर अच्छी तरह से तैयार कर लें, जो आपकी परीक्षा में यहाँ से 2-4 प्रश्न जरूर फंस जाते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्राणी बिंद ये शुद्ध शब्द है। ये अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, ये नहीं रहेगा। आ की मात्रा। ये अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ये मात्रा नहीं रहेगी। दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होती है। तो ये सभी अशुद्ध हैं, प्राण बिंद सही शब्द है। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र पूर्णतः ढक जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों ढक जाते हैं तो उसे खग्रास कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 मित्रों आज का एक अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्मों में गलत युग्म है। बताइए इसमें कौन सा गलत युग्म है? तो बी ऑप्शन ही गलत है। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये सभी प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता के पूछे गए हैं, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। जय हिंद जय भारत।